जोहार। फूलोधी राउर के भी जोहार। राउर के भी जोहार पर तुदा का हाल चाल है? सब बढ़िया है। और कहाँ चल जा रही है इतना दिन? अरे जा रही हम एगो खेती बाड़ी कर विषय में जानकारी लेवे के लिए। अच्छा, तब हमरे कर किसान भाई बहन मन कहा था कि परतुदा कहाँ चल गए हैं इतना दिन से। तब तो बहुत ज्यादा जानकारी रौरी लेके आ हाँ, जानकारी तो लेके जरूर आई और विशेषज्ञ मन से भी भेंट घाट हुई होगी। बहुत बढ़िया बढ़िया विशेषज्ञ। अच्छा, तो हमरे पहले ई कार्यक्रम के आगे बढ़ाइला एकदम जरूर। और हमरे देखिला खेती बाड़ी से जुड़ल तमाम तरह कर खबर के जाने ला कृषि समाचार से, और साथ ही रौरे मन कर खेती बाड़ी में जब सब्जी उत्पादन होवेला तो के बाजार में रौरे मन लगीला तो उकर का भाव रहेला उकर बारे में भी जानकारी होना चाहिए। एकदम बिल्कुल सही बात बोली। और साथ संगे 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 हमरे जानीला हमरे कर जे खेती करेला उकर में जे मौसम जे कैसन रहेला, उकर मिजाज कैसन रहेला, कखन बारिश होई, कखन धूप करी और कखन पाला पड़ी, ई सब के बारे में भी हमरे जानकारी लेवेला। तो चलो कृषि समाचार की ओर चला थी। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं हिमांशु शेखर। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य के सभी प्रखंडों में बनाए जा रहे हैं कृषि उपकरण बैंक। जैविक खाद के प्रयोग से होता है मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार। लहसुन की बुआई कार्य को आसान बनाता है गार्लिक प्लांटर। खेती बाड़ी में कृषि उपकरणों के इस्तेमाल से किसान अपना समय और मेहनत बचाकर लगभग दोगुनी फसलोत्पादन ले सकते हैं, परंतु इन उपकरणों के महंगे होने के कारण हमारे राज्य के छोटे और सीमांत किसान इन उपकरणों का इस्तेमाल नहीं कर पाते। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर एक योजना के तहत सरकार राज्य के सभी प्रखंडों में कृषि उपकरण बैंक बना रही है। बहुत से कृषि उपकरण उपयोगी होने के साथ साथ बहुत महंगे होते हैं, जिनका इस्तेमाल राज्य के छोटे किसान चाहकर भी नहीं कर पाते। अब राज्य के सभी किसान अपनी जरूरत के कृषि यंत्रों का इस्तेमाल अपनी खेती बाड़ी में कर पाएंगे, क्योंकि राज्य सरकार एक योजना के तहत राज्य के सभी प्रखंडों में कृषि उपकरण बैंक बना रही है। इन बैंकों से किसान अपने आवश्यक उपकरण भाड़े पर प्राप्त कर सकेंगे। ज्यादा फसलोत्पादन पाने के लिए हमारे राज्य के ज्यादातर किसान लंबे समय से अपने खेतों में रासायनिक उर्वरकों और दवाओं का प्रयोग करते आए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मिट्टी का स्वास्थ्य खराब हुआ है, जिस कारण उपज क्षमता में कमी और कम गुणवत्तापूर्ण फसलें हमें मिलने लगी हैं। मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार के लिए कृषि विशेषज्ञ जैविक खाद के प्रयोग करने की सलाह दे रहे हैं। किसान भाई अपने खेतों में जैविक खाद का प्रयोग करें, जैसे पीएसबी के प्रयोग से जो खेत में हमारा जो पोषक तत्व है वह जो अनअवेलेबल फॉर्म में है फसल के लिए, वो फॉस्फेट वो सोल्युबल फॉर्म में हो करके और हमारे फसलों को प्राप्त होता है। सब्जी की खेती करने वाले किसान फरवरी से अप्रैल माह तक फूलगोभी की ग्रीष्मकालीन फसल लगा सकते हैं। ग्रीष्मकालीन फूलगोभी लगाने के लिए उन्नत प्रभेद हैं अर्ली कुआरी और हाजीपुर एक्स्ट्रा अर्ली। इन प्रभेदों की बुआई कर कृषक गर्मी में फूलगोभी की अच्छी उपज पा सकते हैं। अर्ली कुआरी और हाजीपुर एक्स्ट्रा अर्ली ये फूलगोभी के उन्नत प्रभेदों में से हैं। ये प्रभेद खासकर गर्मा बुआई के लिए उपयुक्त होती हैं। फरवरी से मार्च तक इनके बीज गिराकर पौधे तैयार कर लेने होते हैं तथा मार्च से अप्रैल तक तैयार पौधों की रोपाई की जाती है। प्रति हेक्टेयर 600 से 700 ग्राम बीज की दर से इनके बीजों की बुआई कर लगभग 200 से 250 क्विंटल उपज प्राप्त की जा सकती है। जिन किसान भाइयों ने सरसों की फसल लगा रखी है, उनके फसल अभी पुष्पन अवस्था में होंगे और कहीं कहीं फलियां भी आनी शुरू हो गई होंगी। ऐसे में फसल पर लाही का प्रकोप हो सकता है, जिससे फसल को काफी नुकसान होने की संभावना रहती है। सरसों की फसल को लाही के प्रकोप से बचाने के लिए क्या करें, बता रहे हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि जो किसान भाई हमारे सरसों लगाए हैं, राई लगाए हैं, तोरियां लगाए हैं, उनको अपने खेतों में जाएं और देखें कि अगर लाही का प्रकोप है तो अविलंब उसमें उपचार की ज़रूरत है और उसमें जो दवा अनुशंसित है उसकी 1 लीटर प्रति हेक्टेयर में 800 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करें तो हमारी फसल अच्छी होगी।
लहसुन के बुआई कार्य को आसान बनाने के लिए किसान गार्लिक प्लांटर नामक उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह उपकरण एक दिन में लगभग 20 डिसमिल खेत में लहसुन की बुआई करने में सक्षम है। एक दिन में लगभग 20 डिसमिल भूभाग में लहसुन की बुआई करने में सक्षम है यह गार्लिक प्लांटर। साथ ही यह गार्लिक प्लांटर लहसुन के बीजों को उचित दूरी एवं समान गहराई में बुआई करता है। इस उपयोगी उपकरण को बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अभियंत्रण विभाग से प्राप्त किया जा सकता है। कृषि समाचार में अब बारी है एक सफल किसान से मिलने की, तो आइए देखते हैं कि आज के हमारे सफल किसान ने किस तरह सफलता पाई। बचपन से खेतों में अपने माता पिता का हाथ बटाते हुए ये शख्स बड़े हुए और तब इन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि यही खेती बाड़ी का काम इन्हें एक दिन इतनी प्रसिद्धि दिला देगा। पूरी मेहनत और लगन से खेती बाड़ी करता ये किसान आज अपने क्षेत्र के सफलतम किसानों की श्रेणी में अग्रणी है। मैं बीकॉम तक पढ़ा हूँ और बैंक में पहले सर्विस करता था। उसके बाद वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर के खेतीबाड़ी में आ गया। मैं अभी धान का खेती श्रीविधि से करीब 3 एकड़ में करता हूँ और बाकी पुराने रीति रिवाज से भी करता हूँ। और धान के सिवाय रबी का चाष करता हूँ। रबी में सब्जी के जैसे गोभी है, पालक है, बैगन है, टमाटर, ये सब का चाष करता हूँ और सरसों का भी खेती करता हूँ। उसके अलावा अभी मेरा 3 तालाब है जिसमें मछली का पालन भी करता हूँ। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस। दुमका अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस। गोड्डा अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। चाईबासा अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस। और हजारीबाग का तापमान अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। राज्य के प्रमुख बाजार आज खाद्यान्नों के मामले को लेकर सामान्य दिखे। पिछले कुछ सप्ताहों की तुलना में दालों के भावों में आंशिक तेजी दर्ज की गई है। वहीं सब्जी बाजार में चली आ रही नरमी में अभी स्थिरता है। आज भी के कुछ प्रमुख खाद्यान्नों के भावों पर नजर डालें तो वे इस प्रकार रहे। चावल मोटा न्यूनतम 2000 रुपए से लेकर अधिकतम 2300 रुपए। गेहूँ न्यूनतम 1600 रुपए से लेकर अधिकतम 1900 रुपए। दाल अरहर न्यूनतम 6100 रुपए से लेकर अधिकतम 6800 रुपए। दाल मसूर न्यूनतम 4200 रुपए से लेकर अधिकतम 4600 रुपए। दाल चना न्यूनतम 5800 रुपए से लेकर अधिकतम 6100 रुपए। सरसों तेल न्यूनतम 9800 रुपए से लेकर अधिकतम 10200 रुपए। और प्याज न्यूनतम 1600 रुपए से लेकर अधिकतम 1900 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो परतुदा एखन तो जानकारी मिल गया कि कृषि समाचार से हमरे मन के मौसम कर बारे में, मंडी कर बारे में और खेती बाड़ी कर का एखन चलत है भाव से कर बारे में, है ने? एकदम बिल्कुल सही कहली। लेकिन हमरे के तो एखन लेवे के पड़ी एगो छोटे कुन विराम। तो किसान भाई बहन मने रौरे मने कहीं मत जाओ, बस हमें मिला थी छोटा सा विराम करवा दो। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर
तो परतुदा रौरे तो गेली रहे बहुत सारा जानकारी लेवे ले, बहुत दूर कहाँ जाए रही सके तो बताबो नहीं कर ली है हमरे कर किसान जा भाई रही बहन हम मन के। हाँ जा रही विशेषज्ञ जगह, अच्छा, और विशेषज्ञ से हम बहुत अच्छा जानकारी लेके भी आए। तो आज कर का जानकारी है? जानकारी है फुलोदी कि हमरे जे एखन जे मौसम आवत है, एखन जे फले कर फूले कर, अच्छा, बगीचा कर, जैसे आम कर बगीचा, लीची के बगीचा, अमरूद कर बगीचा है ना, तो ई सब कर बगीचा कर बारे में जानकारी लेके आई। तब तो बहुत बढ़िया, एकदम घर बैठले हमरे कर किसान भाई बहन मन के जानकारी मिल जाए कि का चीज मन अपने मन कर बगीचा में लगावे। हाँ, और कैसे ओकर देखभाल करबे ताकि ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो और उके बाजार में बेच सके और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाए। एकदम जरूर। और इकर ले हमरे कर सामने विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अजय कुमार द्विवेदी। तो चलू चलत थी हमरे कर विशेषज्ञ जगह और जानकारी लेवत थी कि और मैंने अपने बगीचा में का लगाव और कैसे उकर से मुनाफा कमा सकब। किसान भाई नमस्कार, कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज कृषि विज्ञान केंद्र गिरिडीह आई हुई है, जहां आज हम बात करेंगे बागीचों की देखभाल कैसे करें। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं यहीं के वैज्ञानिक डॉक्टर अजय कुमार द्विवेदी। आइए इनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार किसान भाइयों। डॉक्टर साहब, जैसा कि आज का विषय हमने चुना है कि बागीचों की देखभाल कैसे करें, जी हाँ, तो इसके बारे में आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि वो अपनी बागीचों की देखभाल किस प्रकार करें। हाँ किसान भाइयों, मैं आरंभ करता हूँ छोटे पौधे से, तब बड़े पौधों की ओर आऊँगा। छोटे पौधे की देखभाल के लिए आपको उनको इस तरह से तैयार करना है कि वे ऊपर की ओर सीधे अभी बढ़वार की लें। ऐसा नहीं कि नीचे से ही उनमें शाखाएं निकलनी चालू हो जाए। अगर नीचे से कोई साइड से कोई शाखा निकलती है तो उसको आप तत्काल सिकेटर नामक यंत्र से काट दें और उस पर बेविस्टिन नाम की दवा का लेप लगा दें, ताकि उसमें कोई कटे हुए हिस्से से कोई रोग न अंदर जा कर के आपके पौधे को क्षति पहुँचाए। 1 नंबर। 2 नंबर, अगर आपका कोई पौधा ग्राफ्टेड पौधा है तो उसमें ध्यान दीजिए, ग्राफ्टिंग का जो जोड़ है उसके नीचे से मूल वृंत से कोई पौधा न निकले, क्योंकि मूल वृंत से जो पौधा निकलेगा वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है और ऊपर वाले हिस्से के जो आपका असली वैरायटी है उससे निकलने वाले ही शाखाओं को वो बढ़वार को उसके प्रभावित करता है, उसको बढ़ने नहीं देता है, या इवन कि यहाँ तक कि बाद में वो शाखाएं मर भी जाती हैं। इसलिए आप ध्यान दीजिए कि मूल वृंत से जो जोड़ के नीचे मूल वृंत है, मूल वृंत से कोई शाखा न निकले। इनके अलावा में शुरू से ही आप पौधों को देखभाल में पोषक तत्वों का यथोचित व्यवहार अवश्य करें। जैसे छोटा, यदि बहुत छोटा पौधा है, 1-2 साल का पौधा है, तो उसमें आप नाइट्रोजन प्रति पौधा 100 से 200 ग्राम उम्र के हिसाब से, फास्फोरस प्रति पौधा 50 से 100 ग्राम, इसी तरह से पोटास 50 से 100 ग्राम अपने पौधे में प्रयोग करें। इनके अलावे में बोरोन प्रति पौधा 50 से 100 ग्राम और जिंक सल्फेट ये भी 50 से 100 ग्राम अपने पौधों में आप अवश्य डालें। इनके अलावे में अपने पौधे के आसपास से थोड़ा बहुत चूने का प्रयोग भी जरूर करें, ताकि आपकी मिट्टी जो अम्लीय मिट्टी है हमारे झारखंड की, वो पौधे के लायक बन सके। अब बात आती है जो बड़े पौधे हैं जी, उनकी देखभाल कैसे हमारे किसान भाई करें। प्रथम आता है उनका कटाई छटाई। 1.5 मीटर हाइट तक कोई भी शाखा आपका पौधे का न लटकता रहे। बड़े पौधे का जैसे आम हुआ, छोटे पौधे हैं जैसे अमरूद है, नींबू है, उनकी भी शाखाएं 1 मीटर से नीचे न झुकी हुई हों। अगर वैसी जो भी शाखाएं हैं उनको आप तत्काल हटा दे, वो फ्रूटफुल नहीं है, उससे आपको कोई फल नहीं मिलता है, तो उस जो खाद पानी सोख रहा है हमारा ज़मीन का, वो हमारा बेकार जा रहा है, अकारत जा रहा है। दूसरा नंबर, अपने पौधे में, बड़े पौधे में आप प्रति पौधा 400 ग्राम से लेकर के 600 ग्राम नेत्रजन, और बहुत बड़ा आम का जैसे पेड़ है तो उसमें 1 किलो तक नेत्रजन, फास्फोरस आधा किलो से लेकर के 1 किलो तक, पोटास ये भी आधा किलो से लेकर के 1 किलो तक पोटास आप अपने खेतों में डालें। बोरोन और जिंक का प्रयोग अपने प्रति पौधे आप 200 ग्राम से लेकर के 300 ग्राम 400 ग्राम तक पौधे के बढ़वार के मुताबिक डालें। इनके अलावे में आप अपने पौधे में जो सिंचाई करते हैं, सिंचाई का तरीका आप सीख लो, या खाद डालने का भी तरीका। पौधे का जो छत्र है, उसका जो छाया पड़ रहा है ज़मीन पर, उसे आप 3 हिस्से में बांटिए। जो बीच वाला हिस्सा होता है वहीं पर हमारे पौधे के खाने वाले जड़ होते हैं, आप उसी हिस्सा में कोई खाद या पानी दीजिए। उसके भीतर जड़ की ओर चाहे उसके बाहर
जो भी आप खाद पानी डालते हैं वो हमारा एक प्रकार से बेकार जाता है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि हमको खाद और पानी कहाँ डालना है। इनके अलावे में समय समय पर कोई सूखी टहनी हो उसको आप काट छांट करके हटा दें, रोग ग्रसित टहनी हो उसको काट छांट करके हटा दें। जो भी कटाई करते हैं कटाई के तत्काल बाद आप बेबिस्टिन नाम की दवा का लेप अवश्य लगावें। इनके अलावे में अपने पौधे में आप रोग वगैरह के बारे में भी ध्यान दीजिए। जैसे आम का बड़ा पेड़ है, वो दिसंबर जनवरी में उसमें फूल आते हैं। फूल जब तक नहीं आए तब तक आपको दशहरे के बाद सिंचाई नहीं करनी है, अन्यथा उसमें फूल के बदले केवल पत्तियां आएंगी। इसलिए इस बात का आप ध्यान रखें कि हमको जब तक फूल नहीं आता है पानी नहीं देना है, पानी रोक देना है। 2 नंबर, जैसे ही फूल आ जाते हैं पानी का सिंचाई आप 15-20 दिन के अंतराल पर करते रहिए हमेशा। इसका अगला प्रकरण आता है कि जब आप फूल जब आते हैं उस समय देखिएगा कि आपके पौधे के ऊपर मधुआ कीट लगता है, और अगर बादल से भरा हुआ दिन हो तो उस समय फफूंद वगैरह टाइप का कुछ स्ट्रक्चर बनता है। इन सभी के रोकथाम के लिए आप अपने पौधे पर 2 दवा बदल कर कीट के लिए रोगर और इमिडाक्लोप्रिड, रोगर 1.5 ml, इमिडाक्लोप्रिड 1 ml 1 लीटर पानी में घोल करके अपने पौधे के पत्तों के दोनों साइड में आप छिड़काव करें ताकि जैसो कीट न लगें। और उसी में आप डाइथेनेम 45 नाम की दवाई प्रति लीटर 2.5 ग्राम डाल दें और इसको छिड़काव करें। छिड़काव करने में एक बात ध्यान रखें, फूल तो आ गया हो लेकिन फूल खुला ना हो। फूल खुले रहेंगे उसमें यदि आप दवा का व्यवहार करेंगे तो फूल पर जो मक्खियाँ बैठकर परागण कराती हैं वो मक्खियाँ या तो आएंगी नहीं, आई रहेंगी तो मर जाएंगी। इस तरह से आपका परागण प्रभावित होगा और फिर फूल से फल नहीं मिलेगा। इसलिए जब फूल खुल जाए तब आप अब जो हानि होना हो, लेकिन फूल से जब तक फल नहीं बनता है तब तक आप दवा का प्रयोग न करें। फूल से फल बनता है उस समय फिर आप इन दवाओं का प्रयोग कीजिए। साथ ही साथ एक दवा हार्मोनल दवा आती है, वो दवा है नेफ्थलीन एसेटिक एसिड। इसका आप छिड़काव अपने पौधों पर अवश्य करें और इसकी मात्रा बहुत ही कम रखें। ये ध्यान रखिए कि मात्रा जो भी बताई जाती है इनकी हार्मोन की खास करके, वो यदि ज़्यादा डाल दिएगा तो फल पौधे पर लटके रहने के बदले, फल का बढ़वार अच्छा होने के बदले सारे फल झड़ जाएंगे। इसलिए दवा कम डालें। दवा कम डालेंगे तो यही होगा कि फल हमारा दवा का असर नहीं होगा। ये हो सकता है लेकिन सारा के सारा फल झड़ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इस बात का आप अवश्य ध्यान रखें। तो देखा किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी जानकारी दी। अपने बगीचों की देखभाल आप कैसे और किस प्रकार कर सकते हैं। डॉक्टर साहब आप हमारे इस कार्यक्रम में, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार किसान भाइयों। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, तब कैसा रहलक फूलोदी? बहुत बेस रहलक परतुदार, और ये तो इतना बेस जानकारी देवाए दिली और इतना बढ़िया बढ़िया जानकारी और जानने माने विशेषज्ञ के साथ रह रही है, हम जानबो नहीं करत रही। और तो और अच्छा। एक संगे संगे एखन जे हमरे कर खेती करे ना किसान माने, अच्छा, गेहूं फसल कर। ये बहुत जरूरी है गेहूं कर। और गेहूं फसल कर कैसे देखभाल करल जाए, उकर कैसे लगाए के चाहिए, कौन सा बीजा डाले के चाहिए जाकि ताकि उकर उत्पादन बढ़ सके। जी एकदम। इकर वास्ते भी तो कुछ करे के चाहिए कि एकदम जरूर करे के चाहिए। और गेहूं लगाए कर एखन समय तो हो गेला खे। एकदम सही कहा थी। और बहुत जगह एखन खेत बाड़ी में देखा थी कि गेहूं इतना बड़-बड़ हो भी गेला एकदम। तो चलो हमरे गेहूं के बारे में जानकारी लेवा थी कि ओकर देखभाल कैसे रौरे मन करब। हमरे साथ में आज विशेषज्ञ मौजूद है डॉक्टर मनोज कुमार जी। उनकर से हमरे जाना थे कि गेहूं का देखभाल और उत्पादन रौरे मन कैसे करब। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज आई हुई है कृषि विज्ञान केंद्र गिरिडीह में। आज हम
बातचीत करने के लिए यहीं के वैज्ञानिक हमारे साथ हैं, मनोज कुमार जी। आइए पहले इनका स्वागत करते हैं। मनोज कुमार जी, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मनोज कुमार जी, हमारे किसान भाइयों को आप ये बताएं कि अभी गेहूं की फसल लग चुकी है, तो उसका सही देखभाल हमारे किसान भाई कैसे करें? किसान भाई को एक चीज़ हम बताना चाहेंगे कि अगर हम समय से गेहूं लगाते हैं तो उसमें हमारा बीज दर जो है 100 केजी पर हेक्टेयर, और अगर हम विलम्ब से बुआई करते हैं तो 125 केजी पर हेक्टेयर हम लोग उसमें डालते हैं। उसके बाद अभी का जो समय है हम लोग उसमें उर्वरक की मात्रा भी डालते हैं। तो उर्वरक की मात्रा जब हम डालते हैं तो वो अगर हम उसके लिए है कि हम 120 केजी नाइट्रोजन और 60 केजी फास्फोरस और 40 केजी पोटास पर हेक्टेयर हम लोग डालते हैं। तो सबसे पहले किसान भाई को हम लोग बताते हैं कि शुरू में जब हम उर्वरक का प्रयोग करते हैं तो नाइट्रोजन की आधी मात्रा और फास्फोरस और पोटास का पूरी मात्रा हम लोग खेत में डालते हैं, और बाद में कुछ दिनों के बाद जब हम लोग उसमें नाइट्रोजन का पूरा मात्रा जो है उसमें हम लोग टॉप ड्रेसिंग के रूप में प्रयोग करते हैं। अब हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि वो सिंचाई कैसे करें। गेहूं की खेती के लिए किसान भाई को हम लोग सलाह देते हैं कि 2-3 बातें ध्यान में रखना चाहिए। अगर सिंचाई का साधन हमारे पास कम है, एक सिंचाई हम लोग देते हैं, सिंचाई हम लोग एक सिंचाई भी देते हैं, 2 सिंचाई, 6 सिंचाई तक हम लोग दे सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास जल का साधन है, अगर हम लोग नहीं है, एक सिंचाई देते हैं, तो हम लोग उसमें किसान भाई को बताना चाहेंगे कि वो क्राउन रूट निकलने के बाद और बाली निकलने के ठीक पहले हम लोग एक सिंचाई देते हैं। अगर हम लोग 2 सिंचाई देते हैं तो क्राउन रूट निकलने से पहले और हमारा कल्ला निकलने के पूर्ण होने के पहले हम लोग 2 सिंचाई देते हैं। अगर हम लोग 3 सिंचाई देने की बात करते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेज है, अगर 3 सिंचाई हम लोग देने की बात करते हैं तो क्राउन रूट निकलने के बाद और बाली निकलने के बाद और जब दाना में दूध भर जाता है तब उस समय हम लोग तीनों स्टेज में 3 सिंचाई करते हैं। और अगर पूरा हमारे पास साधन है तो हम लोग समय समय पर 6 सिंचाई तक भी हम लोग प्रयोग करते हैं। मनोज जी, ये तो हो गई सिंचाई की बात। अब हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि गेहूं की खेती में वो खरपतवार का नियंत्रण वो कैसे करें। सबसे पहले हम किसान भाई को बताना चाहेंगे कि उसमें से एक खरपतवार होता है जिसको हम लोग फेलेरिस माइनर बोलते हैं। वो उसका पत्ता और गेहूं का पत्ती जो है वो एक समान दिखता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 2,4-D वो हर्बिसाइड है जो कि हम लोग वो उस पर छिड़काव कर करके और हम लोग उसको खरपतवार पर नियंत्रण करते हैं। और हमारे किसान भाइयों को आप ये बताएं कि क्या गेहूं में कीट भी लगते हैं। यहाँ पे हम ये गिरिडीह में जो हम लोग इस जिला में देखते हैं तो उसमें हम लोग देखते हैं कि दीमक का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। तो दीमक का प्रभाव होता है तो उसमें हम लोग किसान भाई को सलाह देते हैं कि आप क्लोरोपायरीफॉस नामक की दवा आती है जो 2 ml पर लीटर के हिसाब से हम लोग घोल करके उसका छिड़काव करते हैं, जिससे कि दीमक पर हम लोग नियंत्रण कर सकते हैं। और ये तो यहाँ का दीमक का प्रयोग होता है। ऐसे जनरली हम लोग गेहूं में देखते हैं कि ब्लैक स्मट, येलो स्मट और ये लूज स्मट, अल्टरनेरिया नामक की ये सब बीमारी पाया जाता है, जिसका कि हम लोग अगर ब्लैक स्मट होता है तो वो हम लोग उसका जो दाना है वो काला हो जाता है, और उसमें हम लोग डाइथन M45 नामक की एक फंगल डिजीज़ है जो कि डाइथन M45 नामक की दवा आती है, उसका अगर हम लोग छिड़काव करते हैं तो ये ब्लैक स्मट और हमारा लूज स्मट, ये सब जो कॉमन बीमारी हम लोग के गेहूं में पाया जाता है, इस सारे चीज़ों पर हम लोग नियंत्रण कर सकते हैं। सबसे पहले गेहूं में जो ब्लैक स्मट बीमारी होती है तो हम लोग सबसे पहले इसमें ध्यान देते हैं कि जब वो दाना भरने के ठीक पहले, बाली निकलने के ठीक बाद जो है वो हमारा वो काला हो जाता है, सूख जाता है, जिससे कि दाना हमारा भर नहीं पाता है। तो शुरू में हम लोग जान जाते हैं कि इसमें ब्लैक स्मट की गेहूं में बीमारी हो गई।
और उसके बाद हम लोग इसका उपचार जब करते हैं नियंत्रण करने के लिए ये डाइथेन M45 नामक की दवा आती है, जिसका यूज करने से हम लोग इस बीमारी पर नियंत्रण कर सकते हैं। तो मनोज जी, अब हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि अब अच्छी उपज के लिए हमारे किसान भाई और क्या क्या करें। किसान भाइयों को गेहूं में अच्छी उपज के लिए सबसे पहले तो जो जितना चीज़ हम लोग इसमें उर्वरक का सही समय पर सही उसका जो डोज है उस हिसाब से उसको हम देंगे। सिंचाई की जहाँ तक मेन इसमें किसान भाई को सिंचाई पर ध्यान देने की बात है कि हम लोग किस ढंग से सिंचाई किस किस स्टेज में देंगे। जैसा हमने बताया कि एक सिंचाई में भी किस स्टेज में दिया जाता है और 6 सिंचाई तक भी हम लोग दे सकते हैं। दूसरा, बीज दर हम लोग कितना देते हैं उस पर भी ध्यान देने की बात है। और जो बीमारी है, अंत में बीमारी पर भी अगर हम लोग सही समय से उसका दवा छिड़क के यूज करते हैं, समय पर ध्यान देते हैं बारी बारी से, तो हम लोग गेहूं में अच्छी उपज ले सकते हैं। हमारे मनोज जी ने गेहूं की सही देखभाल के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। इनके अनुसार अगर आप देखभाल करेंगे तो हमें उम्मीद है कि उत्पादन अधिक होगा। मनोज जी, हमारे किसान भाइयों को आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये तो और भी बढ़िया रहलक नहीं। एकदम बहुत बढ़िया रहलक और जानकारी भी तो एखन पोटली भर के रहे लाली। जानकारी तो ढेर लाइन ही, लेकिन का कहे के हमरे जगह समय का कमी होते जाते। हाँ, ये बात तो है पर तो समय का कमी होते। लेकिन एक चीज कहे चाहे किसान भाई बहन मन से कि हमरे कर जे कार्यक्रम रावरिन देखिला तो रावरिन के कार्यक्रम कैसन लागेला और रावरिन का जे समस्या है खेती बाड़ी से जुड़ल उकर बारे में हमरे के पास एगो शिकायत लिखो चाहे तो सुझाव भेजो। इकर ले रावरिन के पता नोट करे चाहिए। तो पता लिखे ले रहे मन के कागज और कलम कर जरूरत पड़ी तो फटाफट रहे मन कागज कलम उठाओ और हमरे कर पता के नोट कर लो। हमरे कर पता है के कार्यक्रम कृषि दर्शन कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची। पिन संख्या है 834001। तो यह तरी हमरे कर कार्यक्रम के रौरे मन देखत रहो और लाभान्वित होते रहो। फिर मिला बहुत सारा जानकारी और जाने माने विशेषज्ञ कर साथ। तब तक कर लिए कृषि दर्शन कर पूरा टीम कर साथ हमरे के देव इजाजत। जोहार।